हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेस। आज का ये वीडियो है अगस्त महीने की केबीसी नैनो बुक में दिया हुआ प्रमुख नवीनतम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संग्रह है किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप इसे ज़रूर देखें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य शीर्षक से 17 अगस्त 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 के मामले में विश्व में दिल्ली का प्रदूषण स्तर उच्चतम था, जबकि कोलकाता दूसरे स्थान पर था। अब ये रिपोर्ट कौन जारी किया था? तो ये रिपोर्ट अमेरिका स्थित शोध संगठन हेल्थ इन्फेक्टस इंस्टीट्यूट HEI द्वारा प्रकाशित की गई और HEI के स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर इनिशिएटिव द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट देखते हैं, शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला। फ्रांसीसी सरकार द्वारा शशि थरूर को उनके लेखन और भाषणों के लिए सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियम डी होनूर यानी द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। फ्रांस ने सम्मानित किया है शशि थरूर को। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 ईस्वी में इस सम्मान की स्थापना की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री श्री रविशंकर को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुआ है। श्री श्री रविशंकर को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित हुए हैं। वैश्विक मानवतावादी और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को सूरीनाम के राष्ट्रपति द्वारा उनके मानवीय कार्यों के लिए सम्मानित किया है। सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कार्डन मानद ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया है। यह समारोह सूरीनाम के राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ। श्री श्री रविशंकर इस पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति हो गए हैं और ऐतिहासिक रूप से यह पुरस्कार राष्ट्राध्यक्षों को दिया जा रहा है। यह पहली बार है जब किसी आध्यात्मिक नेता को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। कौन बने? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित UU को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 27 अगस्त 2022 को आरंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में अब 75 रामसर स्थल हो गए। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की 11 नई आर्द्र भूमियों के साथ स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए रामसर स्थलों की कुल संख्या 75 हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, रोशनी भारत की पहली सिलाइन वाटर लालटेन। रोशनी भारत की पहली सिलाइन वाटर लालटेन। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सिलाइन वाटर लालटेन का शुभारंभ किया, जो LED लैंप को रोशन करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। इलेक्ट्रोड के बीच इलेक्ट्रोलाइट के रूप में समुद्र के पानी का उपयोग करता है। सिलाइन वाटर लालटेन से गरीब और वंचित लोगों को, विशेषकर भारत की 7500 किलोमीटर तटीय रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले मछुआरा समुदाय के लिए जीवन सुगमता में बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, उदार शक्ति भारत और मलेशिया का संयुक्त अभ्यास। भारत और मलेशिया का संयुक्त अभ्यास युद्धाभ्यास कौन? उदार शक्ति। भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का आयोजन मलेशिया के क्वांतान एयरबेस में संपन्न हुआ। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच का संयुक्त युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट देखते हैं, SSLV D1 ने EOS-02 और आज़ादी सेट प्रक्षेपित किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 7 अगस्त को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में से अपना लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D1 लॉन्च किया। SSLV D1 रॉकेट ने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 और एक अन्य छोटे उपग्रह आज़ादी सैट, जिसे स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम द्वारा विकसित किया गया था, वो प्रक्षेपित किया, लेकिन वो असफल रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल समाप्त हो गया है 2022 में, और पदक तालिका में शीर्ष 5 देश के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला स्थान रहा ऑस्ट्रेलिया का 67 स्वर्ण 57 रजत 54 कांस्य पदक के साथ 178 टोटल पदक, जबकि भारत का स्थान चौथा रहा। दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा और भारत का चौथा रहा। 22 स्वर्ण 16 रजत 23 कांस्य टोटल मिला के 61 पदक के साथ भारत चौथे पोजीशन पे रहा बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी। भारत सरकार ने CSIR के महानिदेशक के रूप में N क्लाई सेल्वी के नाम को मंजूरी दी है। CSIR को 80 साल के इतिहास में N क्लाई सेल्वी इसकी पहली महिला महानिदेशक है।
इन्हें 2 साल के लिए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं तमिलनाडु में नया हाथी रिजर्व। तमिलनाडु में नया हाथी रिजर्व। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में एक कार्यक्रम के दौरान तमिलनाडु में एक और हाथी रिजर्व ER तिरुनेलवेली जिले के अगस्त्यमलाई में स्थापित करने की घोषणा की। नागालैंड में सिंघफन हाथी रिजर्व वर्ष 2018 में अधिसूचित होने के बाद यह देश का 32वां हाथी रिजर्व होगा। देश का 32वां हाथी रिजर्व कौन होगा? तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई में होगा। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी होगा। तमिलनाडु के 5वां होगा और देश का 32वां होगा। नेक्स्ट देखते हैं मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन। मधुमक्खी पालन और उससे संबद्ध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन की परिकल्पना प्रस्तुत की है। शहद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मीठी क्रांति, स्वीट रिवॉल्यूशन, मधुमक्खी पालन। नेक्स्ट देखते हैं महर्षि अरविंदो घोष की 150वीं जयंती। महर्षि अरविंदो घोष की 150वीं जयंती और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक देश भर के 75 कारागारों में अरविंदो के जीवन और दर्शन पर आधारित कार्यक्रमों को आयोजन किया गया। महर्षि अरविंदो घोष की 150वीं जयंती थी। नेक्स्ट है लंपी प्रोबैक वैक्सीन। लंपी प्रोबैक वैक्सीन कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने 10 अगस्त 2022 को पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोबैक का शुभारंभ किया। ये वैक्सीन कहाँ बना? तो हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने विकसित किया है। इस अनुसंधान में बरेली स्थित इज्जत नगर के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया था। ये वैक्सीन क्या करता है? तो LSD से निजात दिलाने में कारगर होगी। LSD मवेशियों या भैंस को पॉक्स वायरस, लंपी स्किन डिजीज वायरस के संक्रमण के कारण होता है। अगला है सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय स्थल पतांग। सिंगापुर का 75वां राष्ट्रीय स्थल पदांग। सिंगापुर में 9 अगस्त 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। पदांग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिए थे। कब दिए थे? दिल्ली चलो को जुलाई 1943 में। सिंगापुर 9 अगस्त 2022 को अपना 57वां राष्ट्रीय दिवस मना रहा है। अगला है इथेनॉल संयंत्र। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री ने हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। यह जो संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के कारगर के विभिन्न उपायों के अनुकूल है, जो ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने के प्रयासों के अनुरूप है। दूसरी पीढ़ी के इस इथेनॉल संयंत्र का निर्माण भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत में किया है। और स्मरणीय है कि देश का पहला अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का निर्माण कहाँ हुआ था? तो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में किया गया था। पहला अनाज आधारित इथेनॉल बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में, और ये हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल संयंत्र लगाया गया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। नेक्स्ट है लूलो रोज सबसे बड़ा गुलाबी हीरा। ऑस्ट्रेलिया खनिज लुकापा डायमंड के अनुसार अंगोला में एक दुर्लभ गुलाबी हीरा पाया गया है, जो पिछली 3 शताब्दियों में बरामद किया गया सबसे बड़ा हीरा है। लूलो जलोढ़ खदान से 170 कैरेट के इस 30 ग्राम के कीमती पत्थर को लूलो रोज नाम दिया गया है। नेक्स्ट है ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात हो रही। बेस्ट फीचर फिल्म सुराई पोटू जो तमिल फिल्म है, और बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली सुराई पोटू के ही हैं। बेस्ट एक्टर अजय देवगन तानाजी द अनसंग वॉरियर के, और सूर्या सुराई पोटू को मिला है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर राहुल देशपांडे को मिला है, और बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर नचमा AK अप्पन कोश्यम को मिला है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है बीजू मेनन के, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है लक्ष्मी प्रिया को, और बेस्ट डायरेक्टर सच्चिदानंद KR को मिला है। बेस्ट कोरियोग्राफर संध्या राजू को मिला है, और बेस्ट लिरिक्स मनोज मुंतशिर साइना के लिए मिला है। ये था 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वर्णन। नेक्स्ट है लिसेस्टर ग्रेट क्रिकेट ग्राउंड को नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। इंग्लैंड में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। वह 10,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर थे, और शतकों की सर्वाधिक संख्या 34 का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। अगला जीके है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ।
कौन किए? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जलौना की उरई तहसील के कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में लगभग 14,850 करोड़ रुपये की लागत से 296 किलोमीटर 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया और बाद में इसे 6 लेन तक भी विस्तारित किया जाएगा। बनाया किसने था? तब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण राजस्थान की गावर कंपनी ने की है। इस कंपनी ने? गावर कंपनी ने। अगला है संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए सदस्य। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए सदस्य ईरान और बेलारूस के चीन और रूस समर्थित संघाई सहयोग संगठन समूह में ईरान को संगठन के 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि बेलारूस ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ईरान 9वें सदस्य बन गया है और बेलारूस आवेदन दिया है। चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान एससीओ के संस्थापक सदस्य हैं। वर्ष 2017 में इस संगठन का पहला विस्तार हुआ था। भारत और पाकिस्तान समूह में शामिल हुए थे। 2017 में भारत शामिल हुआ और पाकिस्तान भी। वर्ष 2021 में दुशांबे में हुए शिखर सम्मेलन में ईरान के शामिल होने पर सहमति बनी थी और बेलारूस ने भी सदस्यता प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारत वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कब करेगा? 2023 में। अब वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना है। अगला है एशिया का सबसे लंबा ऊंचा वन्यजीव गलियारा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना ने एक कामयाबी हासिल की है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सूचित किया है कि आखिरी 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के इको सेंसिटिव जोन से होकर गुजरता है, जहां एशिया का सबसे लंबा ऊंचा वन्यजीव गलियारा 12 किलोमीटर निर्मित किया जा रहा है, जिसमें 340 मीटर दांत काली सुरंग टनल शामिल है। 340 मीटर दांत काली सुरंग। नेक्स्ट देखते हैं कि देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस कौन है? देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशनर बस की हरी झंडी दिखाई है। स्विच मोबिलिटी द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक बस में बैठने वाले यात्रियों की संख्या से दोगुनी होगी। यह पुराने जमाने से चलने वाले डबल डेकर बस के डिजाइन में बनाई गई है। इसमें नई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मिलते हैं। स्विच मोबिलिटी के द्वारा बनाई गई है इलेक्ट्रिक बसें। नेक्स्ट है टाइम पत्रिका के 2020 के विश्व के बेहतरीन स्थानों की सूची। टाइम पत्रिका की 2022 की विश्व के बेहतरीन स्थानों की सूची 2022 की है। भारतीय शहर अहमदाबाद और केरल राज्य का उल्लेख टाइम पत्रिका की 2022 की दुनिया के बेहतरीन स्थानों में शामिल है। इस सूची में विश्व के ऐसे 50 स्थल शामिल है जहां घूमने की सलाह दी गई है। अहमदाबाद और केरल के अलावा इस सूची में शामिल अन्य स्थान है रास अल खैमा, पार्क सिटी, सियोल, ग्रेट बैरियर रीफ, आर्कटिक, बोल्सिया, ट्रांस भूटान ट्रेल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, लोअर जाम्बेजी नेशनल पार्क, इस्तांबुल और किगाली। नेक्स्ट देखते हैं ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। प्रतियोगिता में भारत ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीत लिए। अगला है गीता गोपीनाथ। भारत में जन्मी गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई कौन? गीता गोपीनाथ। ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? रघुराम राजन थे, जो 2003 से 2006 के बीच IMFA के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निदेशक थे। नेक्स्ट है अंबेडकर से जुड़े 2 स्थल राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने अंबेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की अनुशंसा की है। संस्कृति मंत्रालय बड़ोदरा में संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर के लिए यह अनुशंसा की गई है। इसी स्थान पर 23 सितंबर 1917 को बाबा साहेब ने अस्पृश्यता उन्मूलन का संकल्प लिया था। संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर। और दूसरा स्थल है महाराष्ट्र में सतारा के उस स्थल के लिए भी अनुशंसा की गई है जहां डॉक्टर अंबेडकर ने प्रताप राव भोसले हाई स्कूल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखते हैं मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय स्मारक घोषित। मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय स्मारक घोषित
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया है। गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित मानगढ़ पहाड़ी एक आदिवासी विद्रोह स्थल है, जहां 17 नवंबर 1913 में 1500 से अधिक भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी मारे गए थे। इस स्थान को जालियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। मानगढ़ पहाड़ी राष्ट्रीय स्मारक जो राजस्थान में है। नेक्स्ट है ऑपरेशन नारकोश। रेलवे सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नारकोश के तहत 7.40 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थों को बरामद किया है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु जून 2022 के महीने में ऑपरेशन नारकोश शुरू किया था। यह अखिल भारतीय अभियान था जो 1 महीने तक रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ शुरू किया गया था, ऑपरेशन नारकोश। अगला है परीक्षा संगम पोर्टल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है सीबीएसई के द्वारा। छात्रों के लिए जो सभी प्रकार की सूचनाएं एक स्थान पर उपलब्ध होगा। परीक्षा संगम पोर्टल के 3 मुख्य अनुभागों को वर्गीकृत किया गया है। स्कूल, गंगा अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय यमुना अनुभाग, प्रधान कार्यालय सरस्वती अनुभाग। नेक्स्ट है स्वामी रामानुजाचार्य। केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 जुलाई 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया स्वामी रामानुजाचार्य का। स्वामी रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत दर्शन के प्रवर्तक और समाज के सुधारक थे। विशिष्ट द्वैतवाद के उनका सबसे बड़ा योगदान वसुदैव कुटुंबकम, सारा ब्रह्मांड एक परिवार है की अवधारणा का प्रचार था। स्टैचू ऑफ पीस को कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था जिसका थीम था मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। क्या था? मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। विश्व स्तर पर सर्वप्रथम वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के दौरान एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए मान्यता दी गई थी। अगला है एनोकोवैक्स जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन। एनोकोवैक्स जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने जानवरों के लिए देश में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन एनकोवैक्स लॉन्च किया है। इसे हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स द्वारा विकसित किया गया है। एनकोवैक्स जानवरों के लिए एक निष्क्रिय SARS-CoV-2 डेल्टा कोरोना वैक्सीन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार यह वैक्सीन कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाती है। यह श्वानों, शेरों, तेंदुओं, चूहों और खरगोशों के लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट देखते हैं ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन और इसी तरह के तकनीक के उपयोग को सक्षम बनाने हेतु ड्रोन नीति की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं अभिलाषा बराक। अभिलाषा बराक कौन है? तो 25 मई 2022 को हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बराक लड़ाकू विमान चालक कॉम्बैट एविएटर के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। लड़ाकू विमान चालक के रूप में सेना उड्डयन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई अभिलाषा बराक। नासिक में आर्मी एविएशन की डीजी और कर्नल कमांडेंट द्वारा उन्हें 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। मूल रूप से ये हिंदी में लिखी गई थी। यह हाई प्रोफाइल पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जो दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देती है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। इस बुक में क्या था कि किताब एक 80 साल की विधवा की कहानी कहती है जो भारत और पाकिस्तान में उपमहाद्वीप के 1947 के उथल पुथल वाले विभाजन के दौरान परंपरा को त्यागने और अपने अनुभवों के भूतों का सामना करने का साहस करती है। एक 80 साल की विधवा की कहानी है टॉम ऑफ सैंड, जिसके लेखिका हैं गीतांजलि श्री और इसके अनुवादक है डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट देखते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक, भौतिक, वैज्ञानिक और प्रकृति के मूलभूत नियमों को व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध लेखक फ्रैंक बिलजेक को इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनका कार्य विज्ञान और अध्यात्म का संगम होता है। टेम्पल्टन पुरस्कार किसे मिला है? फ्रैंक बिलजेक को।
नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया रोजेनबेक को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। किसे? सिंथिया रोसेनबेक को कृषि विज्ञान और जलवायु विज्ञान सिंथिया रोसेनबेक को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके द्वारा तैयार किए गए अभिनव मॉडल के सम्मान में यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 31वां सरस्वती सम्मान 2021। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला है? तो प्रख्यात हिंदी कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को 27 जून को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए 2021 के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। 15 अगस्त 1924 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के डुमरी गांव में जन्मे मिश्रा ने हिंदी साहित्य की विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। हिंदी में यह सम्मान प्राप्त करने वाला प्रोफेसर मिश्रा तीसरे साहित्यकार हैं। इनसे पहले 1991 में हरिवंश राय बच्चन को और 2013 में गोविंद मिश्र को यह सम्मान प्रदान किया गया था। ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित सरस्वती सम्मान देश के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार में से एक है। सरस्वती सम्मान के अलावा के बिड़ला फाउंडेशन व्यास सम्मान व बिहारी पुरस्कार भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया संयंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलोल गुजरात का गांधीनगर जिला में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया। देश भर में ऐसे 8 और नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। भारत नैनो यूरिया का व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अगला देखते हैं फ्रंटियर दुनिया का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर है। फ्रंटियर दुनिया का पहला एक्सा स्केल सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर अमेरिका में तैयार किया गया है। अमेरिका का प्रख्यात सुपर कंप्यूटर केंद्र ओक रिज लीडरशिप कंप्यूटिंग द्वारा विकसित फ्रंटियर 1 एक्साफ्लॉप्स के प्रदर्शन मार्जिन को पार करने वाला दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर ने जापान के फुकाकू को पीछे छोड़ते हुए वर्तमान में दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के रूप में स्थान ले लिया है। ऐसे सबसे शक्तिशाली जापान के फुकाकू था। फ्रंटियर प्रति सेकंड 1 अरब ऑपरेशन करने में सक्षम है। नेक्स्ट देखते हैं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश से आगे निकला महाराष्ट्र। 5 साल के अंतराल के बाद महाराष्ट्र ने भारत के शीर्ष चीनी उत्पादक के रूप में अपना स्थान हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। अगला देखते हैं IPL 2022 के पुरस्कार विजेता के नाम। ट्रॉफी कौन जीता है? तो गुजरात टाइटंस ने। रनअप कौन रहा? तो राजस्थान रॉयल्स। ट्रॉफी के विजेता गुजरात और किसे हराया? राजस्थान रॉयल्स को। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन थे? जोस बटलर। ऑरेंज कैप किसे मिला? जोस बटलर को 863 रन बनाया। पर्पल कप युजेंद्र चहल को 27 विकेट। सीजन की सबसे तेज डिलीवरी अवार्ड लॉकी फर्ग्यूसन को। सीजन का पावर प्लेयर जोस बटलर। फेयर प्ले अवार्ड राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस। अमेजिंग प्लेयर अवार्ड उमरान मलिक को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं देश के प्रथम अमृत सरोवर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई को उत्तर प्रदेश के पटवई रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। यह अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्र को लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। अमृत सरोवर आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर 15 अगस्त 2025 तक हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देश में प्रथम अमृत सरोवर कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के पटवई रामपुर में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार 2022। वर्ष 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 9 मई को की गई। जिन भारतीय पत्रकारों ने इस वर्ष यह पुरस्कार जीता वे हैं अदनान आबिदी, सना इरशादा मुट्टू, अमित दवे और राइटर्स के दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट देखते हैं 75वां कान फिल्म 2022 भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर। 17-28 मई को 2022 तक चलने वाले 75वें कांस फेस्टिवल में भारत ऑफिशियली कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुआ। कांस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब कान फिल्म समारोह में कंट्री ऑफ ऑनर की परंपरा शुरुआत हुई और भारत पहला देश बना। इसके पहले ही इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी पैनल में बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को शामिल किया गया था। कान फेस्टिवल का यह 75वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट है। वही इत्तेफाक से भारत की आज़ादी के 75 साल भी है। अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 30 अप्रैल को पूर्णिया जिले में देश के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया। ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित 105 करोड़ रुपये की प्लांट केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार की
इथेनॉल उत्पादन और प्रचार नीति 2021 को मंजूरी देने के बाद ये पहला संयंत्र है। यह संयंत्र पूर्णिया शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर गणेशपुर परोरा में स्थित है। यह क्षेत्र मक्के की खेती के केंद्र के रूप में उभरा है, जिसका वो उपयोग संयंत्र में इथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। कहाँ शुरू किया गया है? पूर्णिया में। नेक्स्ट है, पल्ली देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली जम्मू संभाग की संबा जिले की पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। जम्मू संभाग की संबा जिले की पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई। प्रधानमंत्री ने पंचायत में 348 घरों को रोशन करने के लिए 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, क्वार जल विद्युत परियोजना। 27 अप्रैल 2022 को भारत सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चिन्नाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। यह जल विद्युत परियोजना सिंधु बेसिन का एक हिस्सा है। इस परियोजना में 624 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर कीरू जल विद्युत परियोजना है और 1000 मेगावाट की पाकलदुल जल विद्युत परियोजना शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास। 27 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में एक नया भारतीय दूतावास खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह बाल्टिक क्षेत्र में भारत का पहला पूर्ण दूतावास होगा। लिथुआनिया पहला बाल्टिक देश था जिसने वर्ष 2008 में भारत में एक दूतावास खोला था। ताइवान द्वारा दूतावास खोलने की अनुमति देने के बाद लिथुआनिया चीन के साथ राजनयिक विवाद के केंद्र में है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो नरेंद्र मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 अप्रैल को मुंबई में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत रत्न लता मंगेशकर की याद में स्थापित किया गया है, जिनका फरवरी 2022 में निधन हो गया। प्रख्यात गायिका आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर खड़ीकर और आदिनाथ मंगेशकर ने राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए पीएम मोदी को पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नियुक्ति से पूर्व बेरी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक रह चुके हैं। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजीव कुमार ने अगस्त 2017 में अरविंद पनगड़िया की जगह पदभार संभाला था। सबसे पहले नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया, उसके बाद राजीव कुमार और अब डॉक्टर सुमन के बेरी। नेक्स्ट है, यूएई में भीम यूपीआई पेमेंट की अनुमति। इससे पर्यटक या प्रवासी जिनका भारतीय बैंक में खाता है, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दुकानों, खुदरा प्रतिष्ठानों और मर्चेंट स्टोर में यूपीआई पेमेंट करने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और मशरेक बैंक के एनईओपीए के साथ समझौता हुआ है। विश्व स्तर पर यूपीआई को अब भूटान और नेपाल के साथ यूएई में स्वीकार किया जा चुका है। कौन 3 देशों में? भूटान, नेपाल और यूएई को भीम यूपीआई पेमेंट। नेक्स्ट है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष। प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल को नई दिल्ली के लाल किले पर 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व का समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में माता नानकी और छठे सिख गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था। श्री गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे। 400वां प्रकाश वर्ष हुआ। नेक्स्ट है, सरमत रूस निर्मित दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल है। रूस ने 21 अप्रैल 2022 को अपनी नई इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया। RS-28 सरमत को नाटो द्वारा शैतान द्वितीय कहा जाता है। यह 10 या अधिक आयुध ले जाने में सक्षम है और 11,000 से 18,000 किलोमीटर की सीमा के साथ पृथ्वी के किसी भी स्थान पर हमला करने की क्षमता रखता है। यह मिसाइल एक बार में 15 ठिकानों पर परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। सरमत शैतान द्वितीय। नेक्स्ट है, डॉक्टर अजय कुमार सूद प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। अजय कुमार सूद को 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। उन्होंने के विजयन राघवन का स्थान लिया है। डॉक्टर सूद विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद PMN के सदस्य हैं और एक भौतिक विज्ञानी है। नेक्स्ट देखते हैं, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे दिया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने पर्यावरणविद डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ? तो असम में। ऑल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2021 को असम में अपने जोरहाट पंप स्टेशन पर
10 किलोग्राम प्रति टीन के स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की। कहाँ? असम में। अगला देखते हैं ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2021। हैदराबाद और मुंबई ने आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का खिताब प्राप्त कर लिया है। दोनों भारतीय शहरों को स्वस्थ, लचीले और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों, अर्बन ट्री और हरियाली को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए मान्यता प्रदान की गई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड का खिताब जीता है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 13 अप्रैल को चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। इस वार्षिक पुरस्कार को गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन ने शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे मिला? कुष्ठ रोग के लिए। नेक्स्ट है एक्जियोम-1 सभी निजी यात्रियों वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। एक्जियोम-1 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए सभी निजी यात्रियों वाला पहला अंतरिक्ष मिशन है। एक्जियोम स्पेस के अंतरिक्ष यात्रियों ने 8 अप्रैल को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 391 से उड़ान भरी थी। उनका कैप्सूल, जिसे एंडेवर के नाम से जाना जाता है, 9 अप्रैल को ISS पर डॉक किया गया। अगला है एस फांगनोंग कोन्याक राज्यसभा का सदस्य बनने वाली नागालैंड की पहली महिला। एस फांगनोन कोन्याक राज्यसभा का सदस्य बनने वाली नागालैंड की पहली महिला है। नागालैंड में भाजपा की एस फांगनोन कोन्याक राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई है। वह संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य बनने वाली नागालैंड की पहली महिला तथा दूसरी महिला सांसद है। रानो एम साइजा नागालैंड से सांसद बनने वाली पहली महिला थी और साइजा 1977 में लोकसभा के लिए चुनी गई थी। रानो एम साइजा नागालैंड में सांसद बनने वाली पहली महिला थी जो 1977 में लोकसभा के लिए चुनी गई थी। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2022। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार टोपोलॉजी के व्यापक अर्थों और विशेष रूप से इसके बीजगणितीय, ज्यामितीय और गतिशील पहलुओं में सुलिवन के अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। इसे दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है 12वां संसद रत्न पुरस्कार 2022। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एम वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता HV हांडे को 26 मार्च 2022 को संसद रत्न पुरस्कारों के 12वें संस्करण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एम वीरप्पा मोइली और तमिलनाडु के वरिष्ठ नेता HV हांडे को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने महाराष्ट्र सदन में यह पुरस्कार प्रदान किए। विभिन्न श्रेणियों के तहत 11 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इसमें लोकसभा के 8 सांसद और राज्यसभा के 3 सांसद थे। आइए देखते हैं लोकसभा के सुप्रिया सुले, NK प्रेमचंद्रन, श्रीरंगप्पा वाने और उनके निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संसद विशिष्ट रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सौगत राय जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, कुलदीप राय शर्मा, विद्युत बरन महतो, हीना विजय कुमार गावित, सुधीर गुप्ता को विभिन्न श्रेणियों के तहत 17वीं लोकसभा के उनके प्रदर्शन के लिए संसद रत्न पुरस्कार दिया गया। इन्हें दिया गया संसद विशिष्ट रत्न, इन्हें संसद रत्न पुरस्कार। ये लोकसभा के हैं। और राज्यसभा के अमर पटनायक, फौजिया तहसीन अहमद खान को 2021 में उनके प्रदर्शन के लिए सिटिंग मेंबर श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। और KK रागेश को राज्यसभा ने अपने पूर्ण कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2021 में सेवानिवृत्त सदस्यों की श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पाल दादबाब नरसंहार। 7 मार्च को गुजरात के पाल दादबाब नरसंहार के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। पाल दादबाब नरसंहार 7 मार्च 1922 को साबरकांठा जिले के पाल, चितरिया और दादबाब गांवों में हुआ था। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में पाल, दादबाब और चितरिया के ग्रामीण बारिश नदी के तट पर एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है बाल बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य। मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया। सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया गया है। यानी बाल बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। अगला है तारापुर नरसंहार।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 90 साल पहले बिहार के मुख्य जिले के तारापुर शहर अब उपखंड में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। 15 फरवरी 1932 को युवा स्वतंत्रता सेनानियों ने एक समूह ने तारापुर के थाना भवन में गोपाल सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई थी। उसके बाद पुलिस ने गोलियों की बौछार किया, जिससे 34 स्वतंत्रता सेनानियों की मौत हो गई। ऐसा पुलिस रिकॉर्ड में है, अंग्रेजों के रिकॉर्ड में। नेक्स्ट है शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा। बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। विशाल प्रतिमा का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। इसे फाइबर ग्लास से बनाया जा रहा है और कोलकाता के मूर्तिकारों द्वारा बनाया जा रहा है। अगला देखते हैं स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कौन है? कवच है, जो 4 मार्च 2022 को दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में लिंगमपल्ली विकाराबाद खंड पर गुल्लाकुंडा चिट्टगिड्डा रेलवे स्टेशनों के बीच कवच प्रणाली के परीक्षण किया गया था। यह भारत की अपने स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो ट्रेन के कोलिजन बचाव प्रणाली के नाम से वर्ष 2012 से विकासशील है। यह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन उपकरणों का एक सेट है, जो लोकोमोटिव तथा सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलमर्ग में खुला दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। कहाँ खुला? गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे। फरवरी 2022 में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में स्नो ग्लू नाम का ये कैफे स्थापित किया। क्या नाम रखा गया है? स्नो ग्लू। नेक्स्ट देखते हैं, दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट। दरभंगा में बिहार का पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट। बिहार के दरभंगा में राज्य का पहला तैरता बिजली घर बनकर तैयार है। बिहार सरकार में मंत्री संजय कुमार झा ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की। दूसरा पावर प्लांट सुपौल में प्रस्तावित है। यह बिहार की पहली ऐसी बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ मछली पालन भी होगा। इस सोलर प्लांट से 1.6 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग। 9 फरवरी 2022 की नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। इसे 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और ये कितने किलोमीटर लंबा है? तो 9.02 किलोमीटर लंबा है। अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है, जिनका निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर अत्यंत कठिन इलाकों में ठंड के तापमान को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4PAW के सहयोग से की गई है। यह आवारा पशु देखभाल कार्यक्रम घायल और बीमार सड़क पर रहने वाले जानवरों को साइट पर उपचार प्रदान करने के लिए ऑन बोर्ड पशु चिकित्सक के साथ हॉस्पिटल ऑन व्हील्स होगा। नेक्स्ट है, देश का पहला केबल रेल ब्रिज। भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में अंजी नदी पर देश के पहले केबल से बने पुल की नई तस्वीरें साझा की है। निर्माणाधीन अंजी खंडू पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो कटरा और रियासी क्षेत्रों को रेल लिंक के माध्यम से जोड़ेगा। पुल नदी के तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा होगा। पेरिस में एफिल टावर से भी ऊंचा पुल की कुल लंबाई 473.25 मीटर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में 15 फरवरी को शहीद दिवस। तो इससे पहले चर्चा किए थे कि 90 वर्ष पहले राज्य में मुंगेर जिले में तारापुर शहर में पुलिस द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानियों को मारा गया था। उसी की याद में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है नीतीश कुमार ने। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग हुए हत्याकांड के बाद तारापुर हत्याकांड ब्रिटिश पुलिस द्वारा किया गया सबसे बड़ा नरसंहार था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली बाटा टैक्सी सेवा। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 17 फरवरी को एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बेलापुर जेट्टी से मुंबई के नागरिकों के लिए बाटा टैक्सी की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाटा टैक्सी सेवा पहली बार मुंबई और नवी मुंबई दोनों शहरों को जोड़ेगी। अगला है, श्री रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 फरवरी 2022 को तेलंगाना के मुचिंतल में संत कवि श्री रामानुजाचार्य की 120 किलोग्राम सोने की मूर्ति का अनावरण किया। 120 किलोग्राम सोने की
यह अनावरण रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे होने पर उसके सहस्त्राब्दी समारोह के हिस्से के रूप में किया गया। कहाँ? तेलंगाना के मुचिंतल में। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्विटी। प्रधानमंत्री ने 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद के निकट मुचिंताल में तमिल वैष्णव संत रामानुजाचार्य को 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्विटी को राष्ट्र को समर्पित किया। यह प्रतिमा पंच धातु से बनी है, जो 5 धातु सोना, चांदी, तांबा, पित्तल और जस्ता का एक संयोजन है। यह प्रतिमा दुनिया में बैठने की अवस्था में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। यह 54 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। क्या है? भद्रवेदी है। यह परिसर में रामानुजाचार्य के कार्यों से संबंधित एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर और एक शैक्षिक दीर्घा है। 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में जन्मे रामानुजाचार्य एक प्रतिष्ठित वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक हैं। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। नेक्स्ट है चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा में वृद्धि हो गई है। अब चुनाव में उम्मीदवार अपनी खर्च को बढ़ा सकते। तो 6 जनवरी 2022 को भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की है। उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा का अंतिम बड़ा संशोधन वर्ष 2014 में किया गया था, जिसे 2020 में 10% और बढ़ा दिया गया था। खर्च सीमा में वृद्धि कितना हुआ है? तो बड़े राज्य 70 लाख से 95 लाख संसदीय क्षेत्र के लिए और 28 लाख से 40 लाख तक विधानसभा क्षेत्र के लिए। छोटे राज्य 54 लाख से 75 लाख संसदीय क्षेत्र में और 20 लाख से 28 लाख विधानसभा क्षेत्र में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। प्रधानमंत्री ने 23 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। यह नेताजी के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में होलोग्राम को छत के नीचे स्थापित किया गया, जहां 1968 तक किंग जॉर्ज पंचम की एक प्रतिमा थी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है, जो वास्तविक ग्रेनाइट प्रतिमा के समान है, और यह सूर्यास्त से सूर्योदय तक हर रोज तब तक चमकता रहेगा जब तक वास्तविक मूर्ति नहीं तैयार हो जाती। नेक्स्ट है अवॉइड विद मी धुन बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाई गई। अवॉइड विथ मी धुन बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाई गई। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी का पसंदीदा पारंपरिक स्तुति गीत अवॉइड विथ मी को वर्ष 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह की धुनों की सूची से हटा दिया गया। यह धुन 1950 से हर साल वार्षिक समारोह में बजाई जाती थी। अवॉइड विथ मी को 19वीं शताब्दी में स्कॉटलैंड के कवि हेनरी फ्रांसिस लिट्टे द्वारा लिखा गया था और इसकी धुन विलियम हेनरी मॉन्क ने तैयार की थी। अवॉइड विथ मी की जगह अब कवि प्रदीप की मौलिक कृति मेरे वतन के लोगों ने ले ली है, जिसकी रचना भारत चीन युद्ध के मद्देनजर की गई थी। इस गीत को पहली बार 27 जनवरी 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की उपस्थिति में लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट है गंजम जिला बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ। 3 जनवरी 2022 को उड़ीसा के गंजम जिलों को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है। गंजम बाल विवाह मुक्त होने वाला राज्य का पहला जिला है। जिला प्रशासन ने सितंबर 2019 में किशोरों के सशक्तिकरण और बाल विवाह को रोकने के लिए एक अभिनव जागरूकता अभियान कार्यक्रम निर्भया कड़ी शुरू किया है। अगला देखते हैं कि जम्मू कश्मीर जेरी गांव पहला मिल्क विलेज बना। जम्मू कश्मीर के जेरी गांव पहला मिल्क विलेज बना। जनवरी 2020 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जेरी गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज या दुग्ध ग्राम घोषित किया गया है। गांव में 370 गायों के साथ 73 व्यक्तिगत डेयरी इकाइयां हैं, जो स्थानीय किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है बांग्लादेश रमना काली मंदिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश में पुनः निर्मित रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया, जिसे 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना ने नष्ट कर दिया था। किससे? ऑपरेशन सर्चलाइट को, रमना काली मंदिर को। पूर्वी पाकिस्तान के राजनीतिक विपक्ष और धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने वाली पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन सर्चलाइट की शुरुआत के एक दिन बाद 27 मार्च 1971 को मंदिर और मंदिर परिसर में कई निवासियों को निशाना बनाया गया था। अगला है पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा यूनेस्को सूची में शामिल। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा यूनेस्को सूची में शामिल। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिया गया है। यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने फ्रांस की पेरिस में आयोजित 16वें सत्र में कोलकाता में दुर्गा पूजा की अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल करने के बाद अब भारत के 14 मानवता के
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH का प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गए। भारत के कितने? 14। अगला है बर्ड ऑफ द ईयर 2021। कैम्ब्रिज डिक्शनरी प्रिजर्वेंस, यह एक ऐसा शब्द है जो पिछले 12 महीनों की कई चुनौतियों के बावजूद दुनिया भर के लोगों की कभी हार न मानने की अदम्य इच्छा को दर्शाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वैक्स, यह एक ऐसा शब्द है जो पिछले 12 महीने में वैक्सीन से जुड़े शब्द और मुहावरे के लिए इस्तेमाल किया गया है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हिंदी शब्द आत्मनिर्भरता, मरियम वेबस्टर, वैक्सीन जैसे बहुचर्चित शब्दों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व मत्स्य पालन दिवस, भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य एवं जिले। 21 नवंबर 2021 को बालासोर उड़ीसा में विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य पुरस्कार आदि विभिन्न श्रेणियों के पुरस्कार दिए गए। विवरण इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन है? बालासोर उड़ीसा के। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर जिला बोंगई गांव असम। उल्लेखनीय है कि सरकार ने वर्ष 2024-25 तक मत्स्य पालन क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए के निर्यात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला है भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित नोएडा स्थित जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया है। निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित होने के बाद जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। PPP मॉडल पर बनने वाले इस एयरपोर्ट के विकास की जिम्मेदारी स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG को दी गई है। योजना के अनुसार पहली फ्लाइट सितंबर 2024 में उड़ेगी। पूर्णतः निर्मित होने के बाद 2030 तक यहाँ एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। नेक्स्ट है भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजावुर में भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है। यह भारतीय खाद्य निगम और विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकी संग्रहालय बेंगलुरु कर्नाटक द्वारा सह विकसित एक 1860 वर्ग फुट का संग्रहालय है, जिसका अनुमानित खर्च 1 करोड़ रुपये से अधिक है। अगला है सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल पर्यटन गांव पोंचमपल्ली। तेलंगाना में हैदराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूर स्थित पोंचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक रूप में चुना गया है। नलगोंडा जिले में पोंचमपल्ली को प्रायः उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है, जिसे इक्कत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। पोंचमपल्ली इक्कत शैली को वर्ष 2004 में एक भौगोलिक संकेतक GI टैग भी प्रदान किया गया है। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे द्वारा इस गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसको चिन्हित करते हेतु पोचमपल्ली गांव को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा जयंती जनजातीय गौरव दिवस। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ये घोषणा 15 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में उद्घाटन किया। नेक्स्ट है देश का पहला PPP मॉडल रानी कमलावती रेलवे स्टेशन। 15 नवंबर 2021 को भोपाल में प्रधानमंत्री ने विश्व स्तरीय देश का पहला PPP मॉडल आधारित पुनर्विकसित रानी कमलावती रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आदिवासी गोंड सम्राज्ञी रानी कमलावती के नाम पर रखा गया। 18वीं शताब्दी में किन्नौरगढ़ के गोंड राजा निजाम शाह से अति सुंदरी कमलावती की शादी हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं श्रीनगर यूनेस्को शहर नेटवर्क सूची में शामिल हो गया। 8 नवंबर 2021 को जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है। श्रीनगर के शिल्प और लोक कलाओं के एक रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। श्रीनगर से पहले 2015 में वाराणसी को संगीत के लिए, 2015 में जयपुर शिल्प और लोक कला के लिए, 2017 में चेन्नई संगीत के लिए, 2019 में मुंबई फिल्म के लिए और 2019 में हैदराबाद पाक कला यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाले भारतीय शहर हैं। इस नेटवर्क के तहत अब 90 देशों में 295 शहर शामिल हो गए हैं। अगला है केसर ए हिंद अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने 13 नवंबर 2021 को केसर हिंद तितली को राजकीय तितली के रूप में मंजूरी दी है। अगला है ब्रिटेन में गांधी की विरासत पर L5 का सिक्का जारी किया। जो पौंड है वो 5 पौंड का सिक्का जारी किया है। यूनाइटेड किंगडम UK की सरकार ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मानने के लिए पौंड 5 के सिक्के का अनावरण किया है। यह पहली बार है जब महात्मा गांधी को ब्रिटेन के आधिकारिक सिक्के पर याद किया गया है।
सिक्का सोने और चांदी सहित कई मानकों में उपलब्ध है। यह सिक्का हीना ग्लोबर द्वारा डिजाइन किया गया है। यूके की चांसलर ऋषि सुनक ने सिक्के के लिए अंतिम डिजाइन को चुना। सिक्का में गांधी के सबसे प्रसिद्ध उद्धरणों में से एक मेरा जीवन मेरा संदेश है के साथ भारत के राष्ट्रीय फूल कमल की एक छवि है। नेक्स्ट देखते हैं भारत का पहला मानवयुक्त समुद्र मिशन समुद्रयान। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार हैं डॉक्टर राजेंद्र जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर 2021 को चेन्नई से भारत के पहले मानवयुक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया। अमेरिकी, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद भारत भी इस विशिष्ट समूह में शामिल हो गया है जिनके पास समुद्र के अंदर गतिविधियों के लिए मानवयुक्त मिशन चलाने की क्षमता है। मानवयुक्त पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रारंभिक डिजाइन तैयार कर लिया गया है और इसरो, IITM तथा DRDO सहित विभिन्न संगठनों के साथ इसको मूर्त रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नेक्स्ट है सिक्किम की राज्य मछली। 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, को राज्य मछली घोषित किया है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। अगला है उमलिंगला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य दर्रा बन गया है। सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कितनी ऊंचाई पर है? तो 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 से प्रारंभ हुआ था। इस सड़क के निर्माण हिमांग प्रोजेक्ट के तहत किया गया था। यह 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है। उमलिंगला टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिसुमले एवं देमचुक गांवों को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है सी प्लेन सेवा। 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर उड़ान योजना के अंतर्गत देश की पहली व्यावसायिक सी प्लेन सेवा शुरुआत की गई है। 31 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, केवड़िया, नर्मदा जिला गुजरात एवं साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के मध्य देश की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया है। अगला है लद्दाख का राज पशु तथा राज पक्षी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपना राज पशु और राज पक्षी घोषित कर दिया है। हेम तेंदुआ को नया राज पशु और काली गर्दन वाली क्रेन को नया राज पक्षी घोषित किया। हेम तेंदुआ को राज पशु, काली गर्दन वाली क्रेन को नया राज पक्षी। इस संबंध में अधिसूचना 31 अगस्त 2021 को लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल धौलावीरा। 27 जुलाई 2021 को धौलावीरा, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। चंपानेर, अहमदाबाद के 4 दीवारी वाले क्षेत्र और रानी की बाव के बाद धौलावीरा यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला गुजरात का चौथा स्थल बन गया है। धौलावीरा वर्ष 1968 में खोजा गया था और यह गुजरात राज्य में कच्छ जिले के कच्छ के ग्रेट रन में खादिर द्वीप पर स्थित है। कौन सा द्वीप पे? खादिर द्वीप पे स्थित है। यह था अगस्त महीने के KBC नैनो में दिया हुआ प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।